नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध। और ये प्रतिशोध आप एक बार फिर आज आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो कहीं किसी को ये कहीं पर भी मुगालता नहीं होना चाहिए कि आतंक के खिलाफ प्रतिशोध का काम रुक गया है। ये चलता रहेगा और इसके लिए ये सिंदूर जब इसमें शामिल है तो फिर जाहिर है इसमें अलग अलग तरीके की सिंदूरदानी होती है। सिंदूर लगाने के लिए अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल होती हैं, कहीं पर स्टिक होती है, कहीं पर चांदी की एक छोटी सी छड़ी होती है। सब तैयार है हमारे पास। आइए दिखाते हैं आपको ये। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ, उतनी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद मुस्कुराते चेहरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मेजर गौरव आर्य, ये हमारे पास बाकी हथियार दिखाने से पहले इनको दिखा देने से ही हमारा पाकिस्तान के खिलाफ आधा काम हो जाता है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियार दिखाए। ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम की और तमाम दूसरे हथियारों की प्रदर्शनी, ये नुमाइश। इन्हीं हथियारों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसमें एंटी मटीरियल राइफल, अभी ये सब क्या होता है ये आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। खास तरीके की मशीन गन, ये वो ग्रेनेड लॉन्चर जिन्होंने वहां के बंकर्स को तबाह कर दिया, वो मशीन गन जिसके बारे में ये तक कहा जाता है कि पानी की बहती हुई धारा को ये 1 मिनट के अंदर जब 600 से 1000 गोलियां निकलती हैं तो उसको तक रोक देता है। इस तरह की हथियार, और उधर आप जानते हैं इतनी पड़ी है मार और फिर दिखाए जा रहे हैं ऐसे हथियार। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान तेरा क्या होगा यार। ये मेजर गौरव आर्य, ये जो हमको हथियार दिखाई दे रहे हैं और बीएसएफ हर दिन लाकर सामने ये दिखा भी देती है। आप इसको जरा वॉल में डालिएगा। ये हथियार अगर आप वॉल में डाल देंगे तो हमको समझा, जैसे ये है सर, ये सामने इन्होंने बनाए हुए हैं, ये कुछ की ग्राफिक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखिए जरा, ये धूल चटाने वाले पाकिस्तान को जो हथियार हैं वो इसमें से जाहिर है इनका कुछ एनिमेटिक वर्जन भी इन्होंने सामने रखा है जो आपको समझ में आ रहे हैं। ये ऐसे एंटी मटीरियल राइफल क्या है सर? देखिए साहब, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको कोई जैसे बख्तरबंद गाड़ी है या आपको कोई ऐसी चीज है, कोई बंकर है जो ऐसा कोई सॉलिड ठोस टारगेट है, उसको एंगेज करना पड़ता है। तो ये एक किस्म की आप कह लें कि अगेंस्ट अ फोर्टिफाइड बंकर और अगेंस्ट आर्मर्ड व्हीकल, जिसके मतलब नॉट अ टैंक, ऑब्वियसली नॉट अ टैंक, बट कोई ऐसी ठोस गाड़ी, उसके खिलाफ जब आपको इट्स लाइक अ स्नाइपर राइफल बट लॉन्ग डिस्टेंस मारने वाली, और ये जो है इस टाइप के टारगेट को मारते हैं। तो ये है ऐसे ही स्नाइपर राइफल है। स्नाइपर राइफल से आप लॉन्ग डिस्टेंस पे, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे 800 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, इस पे आप ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है जो फायर करवा रहे हैं। एजीएल है। हाँ, अच्छा दिनेश, मैं भी ये जरा आप इसको जिप को ऊपर कीजिए, इसकी वजह से हमको दिख नहीं रहा है। ये जो है सर, ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम आप बता रहे हैं ना? जी। ये मतलब इससे ये ग्रेनेड निकल रहे हैं क्या इतनी तेजी से? इसके अंदर ग्रेनेड होते हैं, रशियन ओरिजिन का है। ये हमने खूब चलाया और बड़ी मस्त चीज है ये। और ये जब फायर करती है, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतना ज्यादा डरते हैं इससे, आपको दिनेश मैं बता रहा हूँ, इतना खौफ है क्योंकि एक तो एक्यूरेट बड़ा है और इसके अंदर से गोली नहीं निकलती, इसके अंदर से गोला निकलता है, इतना बड़ा, बिल्कुल इतना बड़ा गोला निकलता है। प्राइम मिनिस्टर ने की थी। हाँ बिल्कुल। और ये बात कल प्राइम मिनिस्टर ने की थी, गोली मारोगे हम गोला, अच्छा गोली चलाओगे तो हम गोला मारेंगे, इधर ही से जाते हैं वो गोले। तो ये जब फायर होता है, ये जाता है तो ये जाके फटता है वहां पे, गोली फटती नहीं है। गोली जब निकलती है तो गोली डेड होती है। कोई भी बुलेट निकलती है, इट इज डेड मेटल जो जाके वहां पे लगता है स्पीड से। लेकिन ये जाके वहां पे, क्योंकि ग्रेनेड है, ये जाता है स्पीड से और वहां पे जाके फटता है, और जहां पे फटता है वहां पे 2-4 लोगों को ले जाता है ये। तो ये ऐसी चीजों लगातार दर लगातार फायर करता है। बहुत शानदार, वेरी ब्यूटीफुल वेपन। तो जब इधर ये गोले फटते हैं जी, तो उधर पाकिस्तान की क्या हालत होती है बताने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको ये दिखाऊं, जरा देखिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया, पीओके रात में सपने ऐसे डरावने आ रहे हैं इस समय पाकिस्तान को कि कहीं उसको बलूचिस्तान वाले सपने आ रहे हैं, कहीं भारत की तरफ से वो ये जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी नुमाइश लगाई जाती है, वो कहीं देख लेते हैं, वो सपने में आने लगता है। और अब पीओके, और यहां पर ये भी देख लीजिए, आतंकवादियों का पनाहगाह कसूर में आतंकवादियों का जलसा जरा देख लीजिए। आतंकी सैफुल्ला कसूरी यहां दिखाई दे रहा है, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो तमाम, अच्छा ये पाकिस्तान, इसी का नाम पाकिस्तान है जिसको मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि चक्रवर्ती मार पड़े, चक्रवर्ती बेइज्जती हो जाए, लेकिन दुम सीधी नहीं होती। दुम सीधी। ये देखिए जो सैफुल्ला कसूरी है, ये पहलगाम का मास्टरमाइंड है। खुल के वहां पे वन ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल, ये खुल के घूम रहा है वहां पे। ये यहाँ पे हाफिज सईद के बेटे ताला सईद के साथ बैठा है। इसकी फोटोग्राफ आई है एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के साथ, मलिक ऐसी कुछ नाम है उसका, उसके साथ बैठ के ये लोग खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साहब
मैं बताता हूं दिनेश प्रॉब्लम क्या है और हमारे दर्शक भी जान लें कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि हम लोग जिस तरीके से जिहाद को बुरा मानते हैं, हम लोग आतंकवाद को बुरा मानते हैं, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है, कैसा बनना है बेटा, हाफिज अंकल जैसा बनना है आपको बड़े होके। ये इशू वहां पे, ये हीरोज हैं, ये कौमी हीरोज हैं पाकिस्तान के साहब। दीज आर हीरोज इन पाकिस्तान। इसलिए तो इन लोगों को सामने स्टेज पे आप किसको बैठाते हैं आप बताइए? कोई हीरो है, कोई चैंपियन है जिसको आप इज्जत देते हैं, जिसने देश का नाम रोशन करा है, आप उसको माला पहनाते हैं, आप स्टेज पे बैठाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि ये सामने बैठा है हमारा हीरो, इससे प्रेरणा लो। यही तो होता है दुनिया भर में। पाकिस्तान में वहां पे आतंकी को बैठाते हैं सब स्टेज पे। देखो जरा ये और फिर उसके बाद जो मैंने उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दो पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए, उचित सबक हो, तब नक्शे से मिट जाएगा। यकीनन अगर कुत्ता किसी दिन बोल पाया तो आकर हाथ जोड़कर कहेगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ मत तौलिए आप तमाम लोग। अक्सर मेजर गौरव आर्य भी ये कह देते हैं, आज स्वामी जी को भी हम सुन रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बेचारा ये जानवर तो बड़ा वफादार होता है। अब ये देखिए, उपेंद्र द्विवेदी आज रामभद्राचार्य, भारत के संत, भारत को दिशा देने वाले लोग रहे हैं। और भारत के संत जब एक बार किसी चीज के लिए अपनी चुटिया बांध लेते हैं तो फिर आपको मालूम है कि फिर क्या होता है। सर, ये जनरल द्विवेदी का वहां पहुंचना जी और रामभद्राचार्य का ये कहना कि दक्षिणा में तो पीओके चाहिए, और इधर राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, वहां के लोग हमसे मिलने के लिए आतुर हैं, बहुत जल्दी ये होता हुआ दिखेगा। पीओके खुद दौड़ा आएगा और कहेगा कि मैं तो भारत का हूं। यही बात है। मैं दिनेश एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसाइज करा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे धर्म के मामलों में क्यों पड़ रहे हैं। ऐसा लोगों ने बोला है जिनको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, ये फौज की रीत है। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना कि रफेल में आपने नींबू मिर्ची लगा दी और आपने पूजा कर दी, मेरी खुद की यूनिट में, गुरखा बटालियन में, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये जितनी भी आपकी ये हैं, ठीक है, रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी, यहां पे शस्त्र पूजा होती है। हमारे यहां तो बलि चढ़ती थी, अब बंद हो गया ये सब। मेरे सामने चढ़ी है, जब मैं था, कमीशन हुआ था, वहां पे बलि चढ़ी है और खून से शस्त्र पूजा हुई है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मेरे सामने हुई है, मेरे सामने हुई है। तो ये तो रीत थी, आज भी है। जब मेरी रेजिमेंट लड़ाई के लिए जाती है तो कालिका माता की जय और कालिका माता का मंदिर अपने कंधे पे रख के जाती है, तब ठोकती है दुश्मन को। जब सिख रेजिमेंट जाती है तो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पे रख के सिख रेजिमेंट लड़ाई लड़ने जाती है। तो लोग ऐसी हवाबाजी, ये कैसे कर दिया राफेल में, कैसे कर दिया जनरल द्विवेदी, क्यों नहीं भाई? ये तो है फौज की रीत, क्यों नहीं? ये फौज की रीत है भाई। फौज में ये आज से नहीं चलता चला आ रहा, ये 250 साल पहले अंग्रेजों के टाइम से चलता चला आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से हम लोग बनाते हैं त्योहार फौज में। राजा रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली की, लड़ाई में, युद्ध में पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, बजरंग बली की जय। और ये कह रहे हैं कि धर्म का बात धर्म की नहीं है, ये हमारी रीत है। कहना चाहूंगा दो बातें मैं भी कहना चाहूंगा जो मेरे अभी समझ में आई, जो मैंने गुरु जी का ये सुना। पहली बात कि पाकिस्तान राक्षस देश है और उसमें जो रावण है दशानन टाइप, वो वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। और जब तक रावण का नाश नहीं होगा, मतलब उसके नाभि में आप बम नहीं मारेंगे, वो नाभि सूखेगी नहीं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सुखाना है और विभीषण को वहां बैठाना है, धर्म स्थापित करना है। धर्म को स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मैं बात कह दूं, रावण तो बहुत विद्वान पंडित था। तो ये छोटे मोटे असुर हैं सर, ये छोटे मोटे वो सींग वाले जो असुर हैं ना, बदमाशी करते हैं, बदतमीज टाइप के, ये असुर हैं। ये रावण तो बहुत विद्वान आदमी था। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके वापस आएगा और कहेगा मैं भारत हूं, मैं वापस आया हूं। पीओके के लोग भारतीय परिवार का हिस्सा स्वेच्छा से बनेंगे, भारत लौटेंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे।
अब इसका बड़ा मायना समझ लिए, ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को पीओके नहीं कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वहां रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 15-20 दिनों से पीओके को लेकर भारत के स्वर और ज्यादा मजबूत और ऊंचे हो गए हैं। इसके मायने क्या है मेजर आरी? नहीं, देखिए बात यह है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में ये एक विचारधारा बन चुकी है, एक माइंडसेट बन चुका है, नॉट विचारधारा बट माइंडसेट, एक दिमाग बन चुका है कि अब पीओके के बारे में निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित, मतलब जिसको कहते हैं कि इट्स अ पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे सरकार पड़ गई है, इसके पीछे लोग पड़ गए हैं। आप देखिए कि जनरल द्विवेदी जाते हैं संत महात्माओं के यहां मिलने के लिए, प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं गुरु दक्षिणा मुझे पीओके चाहिए। ये आप देखिए ना, दिस इज नॉट अ मिलिट्री मैन स्पीकिंग, दिस इज अ होली मैन स्पीकिंग, राइट। और होली मैन ये कहते हैं, जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि पीओके, यानी कि सबको चाहिए पीओके, और सरकार को पता है कि सबको चाहिए पीओके। अब निर्णायक युद्ध होगा। अब इसके मायने भी समझाइए। जनता वहां की हमारी है। दिनेश, इसके मैं जोड़ के देखता हूं, तार जोड़ना चाहूंगा, अगर आपके हाँ, प्लीज 30 सेकेंड्स हो। पहला यूएनएससी का रेजोल्यूशन क्या था? उसका पहला स्टेप था खाली करो, तो पहले आवाज आई थी पीओके खाली करो। उसका पहला स्टेप है रेजोल्यूशन का, जिसमें कि हम फंस गए थे कि पीओके खाली करो, तो पहले आवाज आई थी प्रधानमंत्री की तरफ से पीओके खाली करो। पाकिस्तान खाली करे। आवाज आ रही है कि ये अपने आप मिलेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप था। तो उसके बाद विलय तो होना निश्चित है। प्रक्रिया शुरू हो गई है दिनेश। ये प्रक्रिया है। पहले ये कि वो वहां जो पाकिस्तान जबरन कब्जा जमाए हुए हैं वो वहां से जाए, हटे, खाली करे, और फिर वहां के जो लोग हैं वो तो भारत के हैं ही, भारत के साथ मिलने को बेकरार हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना प्रमुख, ऑपरेशन सिंदूर देश की सामूहिक जीत है। सेना और हर भारतीय का इसमें योगदान है। भारत का ये कड़ा और स्पष्ट फैसला था, बड़ी स्पष्ट रणनीति थी इसमें। ये भी देखिए आप कि सैन्य ऑपरेशन जनरली पहले ये इस तरीके से इसको डिमार्केट कर दिया जाता था कि ये तो सेना कर रही है, ये तो सेना का काम। इस समय किसी एक मकसद के लिए पूरा देश एक है। ये बात और है कि उसकी जो रण में जाने वाली बाजुएं हैं, जिनको हम आर्मी कहते हैं, वो जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन दिल, दिमाग, हर एक ऑर्गन आप कह लीजिए साथ में खड़ा हुआ है। ये एक पहले से बड़ी तब्दीली। नहीं, बिल्कुल। देखिए ओवरऑल मैं आपको बताता हूं, ओवरऑल एक थिंकिंग होती है। बात ये नहीं है यही फौज है, यही आर्मी, यही नेवी, यही एयरफोर्स। बात लीडरशिप की होती है और कोई बात नहीं है इसमें, और कोई नया नहीं हुआ दिनेश। मैं आपको बता दूं, अब एक फैसला हो चुका है। और जहां तक ये आपने देखिए रक्षा मंत्री ने क्या बोला कि ये हमारे लोग, हाँ। हम मानते हैं। और पूछा भीड़ से वहां पे कि भाई आप मानते हो कि नहीं मानते हमारे? उन्होंने बोला हाँ सब मानते हैं। ये खुद होगा, क्यों होगा? एक तो जो कश्मीर में तरक्की चल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी फौज, आपको पता है पीओके में एक रहने वाला नागरिक, उनके पास कंपनी नहीं है जिससे सिम कार्ड ले लें। सिम कार्ड जिस कंपनी से लेते हैं वो फौज की कंपनी, आपको पता है? वहां पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री, आईएसआई एक टेलीकॉम कंपनी चलाती है जिसका सिम कार्ड उन लोगों को लेना है, राइट? उनको वहां के जो बाशिंदे हैं। तीसरी बात, वहां पे जो भी है वो वहां पे इलेक्टेड नहीं है, वहां पे अपॉइंटेड है। वहां पे कोई पंजाब से अपॉइंट करा है, वहां पे आईजी, जैसे हमारे यहाँ डीजीपी होता है, वहां पे आईजी, इन लोगों को अपॉइंट करा जाता है। वो एक जिसको कहते हैं कि गुलाम है, उसका नाम आप आजाद पंजाब क्यों नहीं कहते भाई साहब? आजाद सिंध क्यों नहीं कहते? आजाद खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं पाकिस्तानी? क्योंकि उनके मन में चोर है, उनके मन में चोर है कि बोलो, क्योंकि उनको पता है कि वो गुलाम है, आजाद नहीं है। तो इसको आजाद बोलो कि लोगों को आदत पड़ जाए आजाद कहने की और अपने विश्वास हो जाए कोई आजाद नहीं है, गुलाम कश्मीर है। तो यहां पर कई तरह के धंधे चल रहे हैं। एक धंधा तो वो दिखाया हमने आपको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से ट्रेनिंग और लॉन्च पैड तैयार होते हैं, हालांकि भारत अब उनको ध्वस्त करने लगा है। दूसरा ये चल रहा है, वहां रिसोर्सेज की लूट चल रही है और वहां दुकानदारी धंधा। आप देखिए सिम कार्ड तक वहां अगर बेचा जा रहा है एक कंपनी बनाकर, फौज इस काम में लगी हुई है, तो फिर समझिए तिजारत करते हैं या लड़ाई। पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल, 31 मई को मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल हो रही है। लेकिन अब हुआ ये है कि इधर तो ड्रिल होती है और उधर ड्रिल मशीन चलने लगती है उनके दिलों में। और कई बार तो ये लगता है, अच्छा जिसको आप एक्सपेक्ट करते हैं, मोदी जी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो आप अपेक्षा करेंगे बिल्कुल कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई देगा जो उसके आसपास नहीं है। कहते हैं इधर मॉक ड्रिल होती थी, उधर बांग्लादेश भी घबराने लगा अचानक। यही रणनीति है। ये मुझे लगता है मोदी जी बिग बॉस खेलते हैं इनके साथ, ठीक है?
उनको पहले डरा दिया बहुत ज्यादा और ठोक भी दिया। अब मोदी जी ने बोला कि बहुत दिनों से लोग चुपचाप बैठे हैं, अब एक काम करो, एक मॉक ड्रिल करवाओ जरा। पाकिस्तान के टीवी एंकर घबरा रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, भारत ने कल मॉक ड्रिल के बारे में बोल दिया है, क्या दोबारा ब्रह्मोस मार सकता है? वहां पे ये टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रही है, वहां पे पसीने छूट रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या फौरी तौर पे हमें क्या इंतजाम करने चाहिए? हम कैसे बच सकते हैं? भारत में मॉक ड्रिल हो रही है, उनको लगा फिर से ब्रह्मोस आ रहा है। तो ये कुछ दिनों में तो भारत को ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा एक ऑपरेशन है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। बस बीच में कहना पड़ेगा कल ड्रिल होगी, कल मॉक ड्रिल होगी। नहीं तक पहुंचना नहीं, कल मॉक में ही शौक। और अगली खबर यह है इनका शौक कि भारत में बने कावेरी इंजन की रूस में फ्लाइंग टेस्टिंग। कल आपको ये मेजर गौरव आर्य बता रहे थे कि जिस समय हम बात कर रहे हैं वहां पर इस इंजन की टेस्टिंग हो रही है। भारत की 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के फाइटर जेट AMCA में हो सकता है इसका इस्तेमाल, छोटे फाइटर प्लेन में भी लगाने का की योजना चल रही है। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में इस्तेमाल की भी योजना है। कावेरी इंजन किन मायनों में खास है और ये हमारे लिए कितना बड़ा माइलस्टोन होगा, हमारा डेवलप किया हुआ इंजन अगर हम लगा सकते हैं इन फाइटर जेट्स में? तो इनफैक्ट कल सर ने बताई थी, बहुत प्यारी बात बताई थी कि कावेरी जब बनाया था तो उसके अंदर उतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था कि तेजस को वो टेक ऑफ करवा ले, उड़ा ले। तो अब क्या करा कि उन्होंने बोला एक तो हम फर्दर डेवलप करेंगे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। दूसरा, फ्रांस की एक कंपनी है साफरान जो कि इंजन बनाती है, राफेल में भी साफरान के इंजन लगे हैं। उस कंपनी को यह बोला था कि साहब आप भारत में आके को प्रोड्यूस करिए और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दीजिए। और तीसरी चीज जो यूकैव है, यूकैव जिसका नाम घातक है, घातक में वो कावेरी का इंजन लगाया जा रहा है जिसमें कि जाहिर सी बात है पायलट नहीं, उसमें पायलट नहीं है, उसमें स्टेल्थ के फीचर्स डाले जा रहे हैं और वो ऑटोनोमस है, वो उड़ेगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंट्रोल करा जाएगा और पाकिस्तान में जाएगा। मैं ये भी सुन रहा हूं पीके श्रीवास्तव सर कि ये कावेरी को लेकर और अचानक AMCA को लेकर भारत के इस कदम से रशिया और अमेरिका भी सरप्राइज्ड है। नहीं, सरप्राइज नहीं है, उनको ये पता था कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा। लेकिन जिस मौके पर कर रहे हैं और जिस तेजी से कर रहे हैं और जो गति आई है उससे सरप्राइज। स्पीड एंड स्केल। ओके, स्पीड एंड स्केल थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। कावेरी जो है एक तरीके से उसने हमारे लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया, इंजन पार्ट्स का, इंजन कंपोनेंट्स का। क्योंकि किसी एक इंजन में जस्ट टू टेल यू देयर आर अबाउट 3000 प्लस पार्ट्स, वो जो कि एक इंजन में 3000 से ज्यादा पुर्जे लगते हैं। हाँ, ज्यादा ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसमें 3000 से ज्यादा पुर्जे हैं, जो कि आप जाएंगे कम से कम 700 से 800 वेंडर के पास। अब आपके पास इकोसिस्टम आ गया है, अगर आपके पास इकोसिस्टम है तो नेक्स्ट को लाने में आपको उतनी ही आसानी होगी। इसलिए अब सफरान ने भी हाथ बढ़ाया है, इसीलिए अब सब हाथ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हाथ आप बताइए किसके पास हाथ बढ़ाया जाता है? जिसके ऊपर आपको विश्वास हो और जो सही राह पर चल रहा हो और जिसके साथ शक्ति हो। करेक्ट। और यहाँ पर ये 3000 पुर्जे वाला कावेरी आपको दिखाई दे रहा है। ये कावेरी जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है सर, ये हमारे लिए क्या आने वाले दिनों में, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े हुए सर, ये किन मायनों में हमारे लिए ये गेम चेंजर हो? देखिए, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सोल जो है एरो इंजन होता है। हाँ। और एरो इंजन इस दुनिया में कुछ ही देश बनाते हैं जो जाने जाते हैं। एरो इंजन। ये एरो इंजन है। एरो इंजन मींस क्या हुआ सर? एयरक्राफ्ट का इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन, ओके। एरो इंजन, ओके। एयरक्राफ्ट का इंजन जो फ्लाई कर सकता है। कि जब भी किसी चीज से आप फ्लाई करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर हम बनाते हैं अपने पास AMCA तो हमें 10,000 टेस्ट पॉइंट्स होते हैं, मतलब 10,000 टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। 10,000 टेस्ट, 3000 पुर्जे, 10,000 टेस्ट, 700 से ज्यादा वेंडर। ये छोटा काम नहीं है जो इंजन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में बीचों बीच। समझिए ये क्या है? आप समझिए, इसमें हमें जो टेक्नोलॉजी जो अभी हमें थोड़ा सा हमें बीट कर रही थी वो क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी थी। क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर 1500 से 2000 के टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है। अच्छा। और वही थ्रस्ट देती है जो इंजन को चाहिए। तो उस हम मटेरियल साइंस, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, हमें मटेरियल साइंस को किसी तरीके से हार्नेस करना है, बाकी हम कैपेबल हैं। तो इसके लिए ये हमें मदद करेंगे, इन्होंने ये वादा किया है। हमारा डर जो है वो यूएस के साथ ये है कि शायद वो टेक्नोलॉजी, कोर टेक्नोलॉजी न शेयर करें। ओके, बहरहाल बदमाश है सर। ये बदमाशी तो खैर पहली बार नहीं है और हम इसके लिए तैयार भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा इधर कुछ तनाव कम जैसी स्थिति बनी और उधर विश्व युद्ध 3 की धमकी मिल गई है, वर्ल्ड वॉर 3। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रशिया ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी। यह है कि देखिए अब ट्रंप ने क्या करा कि शुरू में लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि आएगा ये फैसला, और ट्रंप ने बोला भी ऐसे था कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, 36 घंटे के अंदर 48। अब पता लग रहा है कि सारी फेक प्रॉमिसेस थी ट्रंप की। ट्रंप ने बोला खत्म कर दूंगा, ट्रंप ने बोला है कि देखो तुम ऐसा कर लो,
कर लो, कल तक खत्म। उन्होंने बोला सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखो, अगर तुमने हॉस्टेजेस, उसने हमास को भी बोला, हमास ने भी इसकी बात नहीं मानी। इसने हुथियों को बोला, हुथियों ने इसी के जहाजों पे अटैक कर दिया, अमेरिकन नेवी के, यूएस नेवी के। तो बेसिकली अरे एलन मस्क अलग हो गया। हाँ। एक दिन पहले उसने कहा अच्छा टाटा बाय बाय, मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। एलन मस्क ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, भाई मेरा बस का रोग नहीं है। मतलब ये तय है कि आदमी सनकी हो गया है ये आदमी पैदल है दिमाग से। दिमाग से। मैं पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा ये कहता था कि यहाँ बड़ा फैसला कर रहा है, और कुछ फैसले इसने अच्छे भी लिए, ऐसी बात नहीं कि सब, और मैं उन फैसलों को सपोर्ट करता हूं। आदमी से मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, जो अच्छा काम करता है ठीक है, बुरा काम करता है पॉइंट आउट। ये इतना रैंडम है, इसको खुद नहीं पता कि शाम को क्या बोलने वाला है। सवेरे का बोला शाम को चेंज कर देता है। अब खुद ही बोलिए, ये रशिया को कहता है कि ही इज मैड, और ये सब पुतिन को बोल रहा है, पूटा लिया यानी कि सबसे पंगा। ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो दुनिया भर में ऑप्टिक्स अपनी बताते रहते हैं लोग, साहब ये हमारी कैपेबिलिटी है। भारत भी तो करता है। भारत मंगोलिया के साथ ड्रिल कल डिस्कस कर रहे थे। मंगोलिया के साथ हमारी नेवी बहुत बड़ी ड्रिल करती है, हमारी एयरफोर्स करती है, सब लोग ड्रिल्स करते हैं, और ये पावर प्रोजेक्शन है एक्चुअली। लेकिन सर दिनेश, इसमें एक और बात होती है, अगर टाइम है तो। जी जी प्लीज। वो बात ये होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, वो भी बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि आप जितना जहाज चलाएंगे उतने पुर्जे खत्म होंगे, उतने बिकेंगे, उतना फ्यूल चलेगा। वही मामला है। ट्रेड एंड टैरिफ आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये, लेकिन ये ट्रंप को लेकर आने वाले दिनों में दुनिया में, खैर अमेरिका में तो मुझको लगता है मोह भंग होना शुरू हो गया है इनसे। दुनिया में इनको कैसे, ये उस स्टेज में है कि इनको लेगेसी की चिंता होनी चाहिए कि मुझको दुनिया कैसे याद रखेगी। क्या ये अपने आप को सनकी, वो जो कहते हैं ना कि नाक में अगर मक्खी बैठी हुई तलवार लेके नाक उड़ा दो, ये उस तरह के व्यक्ति। मैं एक बार अगर सर आपकी अनुमति हो एक बात बोलूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। लोग ट्रंप को समझते हैं नेता है, ये नेता नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि रियलिटी टेलीविजन का स्टार है। ये एक टीवी सीरीज करता था, द अप्रेंटिस, और अप्रेंटिस ये बिल्कुल जैसे बिग बॉस टाइप का होता ना, उस टाइप का आदमी है ये जस्ट इमेजिन, आप टैरिफ कर रहे हैं किसी देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, और आप ट्वीट कर रहे हैं कि चलो, जो भी रैंडम फिगर इसके दिमाग में आया कि कल से तुम्हारे ऊपर 165, चलो 165 नहीं, 185 कर देते हैं, चलो डन, 185 डन। ये ऐसे डिसाइड होता है। शाम को कुछ और कर देता है। अच्छा बढ़ा दिया 250 तक, 250 बढ़ाने के बाद अगले दिन कहता है चलो वापस 10 पे ले आते हैं। 90 दिन, पूरी 90 दिन के लिए उसकी पूरी इकोनॉमी आपने गोल कर दी, और आप ये खेलता रहता है सबके साथ, इसलिए अमेरिकन भी इससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब ये इसको कहते हैं क्या? दिनेश, मैं कह सकता हूं आपकी, चलो एक बात, अगर ट्रंप की नेटवर्क देखिए इस पूरे सिस्टम में डबल हो गई है इस पीरियड में। मतलब इस पागलपन का भी कुछ हासिल है, ऐसे नहीं है कि पागलपन रैंडमली किया जा रहा है। मैंने बोला ना, टीवी स्टार है वो। तो ये सबसे बड़ा टीवी एंकर ट्रंप है, सबसे बड़ा। दिस इज हाउ ट्रंप इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की स्ट्राइक। अगली खबर, पाकिस्तान सेना आतंकियों का सहारा लेती है। सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति दिखाई। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। सिंदूर की ताकत का एहसास पाकिस्तान को हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान पहलगाम के पहले और पाकिस्तान पहलगाम के बाद क्या चेंज देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि ये पाकिस्तान है जो सहमा हुआ है। ये अपने लोगों को कोई भी चूरन बेचे, हम जीत गए, हमने 10-15 रफेल उड़ा दिए, हमने दिल्ली के ऊपर भी जहाज उड़ा दिए, हमने S-400 हैक कर लिया। ये सारी की सारी चीजें, देखिए जाहिल कौम है, पढ़ी लिखी है नहीं, सारे के सारे मदरसे से पढ़, तो आप इनको कोई भी स्टोरी सुनाओ ये बिलीव कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान में लीडरशिप है उसको पता है कि रुमाल कितना फटा है, कितने छेद हैं रुमाल में उसके, उनको सब कुछ पता है। वो आप बनियान नहीं कह रहे हैं आज आप? ऑपरेशन बनियान था ना इनका। रुमाल में छेद क्यों? वो तो फट गया। बनियान फट गई थी। ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए कहां गए। आदमपुर पंजाब 13 मई 2025, बीकानेर राजस्थान 22 मई, भुज गुजरात 26 मई, गांधीनगर गुजरात 27 मई, बागडोगरा बंगाल 29 मई, पटना बिहार 29 मई। ये और हर जगह जाकर इन्होंने उस बात का जिक्र किया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है, चेतावनी दर चेतावनी दी है। मैं इसको ये समझना चाहता हूं, ये एक देश अपने एडवर्सरी पर एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर रहा है या उसको चेतावनी दे रहा है कि अब इस बार जो है बहुत भयानक मार पड़ेगी? गौरव, मैं कुछ बोलूं, गौरव ऐड कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे गौरव ने पहले बोला था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान
में एक असमंजस रहा, अमन की आशा, प्यार की ट्रेन, सब कुछ चलता रहा। तो अब आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा बहुत हुआ, ये कोई नहीं चलेगा। पहले समझो कि शत्रुबोध क्या होता है, जो आप बोलते रहते हैं। प्रतिशोध तभी होगा जब शत्रुबोध होगा, और इसके लिए अपने लोगों को भी जगाए रखना आवश्यक है। और शायद ये काम करना ये बड़ा, और सजग रहो। और ये जब खुद को चौकीदार कहते हैं प्रधानमंत्री, तो ये काम जगाए रखने का अपनी ये बड़ा मुश्किल है। हमारे लोगों को नींद बड़ी जल्दी आती है ना। लेकिन अब ये देखिए जरा, मेजर गौरव आर्य जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे। आपने शायद दूसरे तरीके से उसको बता दिया। पहलगाम के पहले और पहलगाम के बाद पाकिस्तान, टॉयलेट में जाएं आप, और हाजत के बाद आपको जब लगे कि पानी की आवश्यकता है, पानी खत्म हो जाता है। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सीरियस शो में मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए, देखिए, परमाणु बम की बात करने वाले शहबाज की किस तरीके से पोल खुल रही है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा बायत वहां की ये हीरोइन है, और इन्होंने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है। 28 मई को पाकिस्तान के लिए निराशा का दिन बताया है। कराची एयरपोर्ट की बदहाली पर सरकार को घसीटा है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी नहीं। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी, तो कह रहा है साहब हमें ज्ञान मत दो, हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी, हमें पता है क्या है, मोदी जी ने समझा दिया है। अबे कह रहे हैं कि ना धोने के लिए ना पीने के लिए कुछ है नहीं, सब खत्म हो गया। बंदा बाथरूम गया, सूखा, व्हाट टू डू, कैरी ऑन, कुछ नहीं कर सकते। बस यही कह सकता हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देखिए, अब यहां पे ये एयरपोर्ट की शिकायत कर रही थी, अब यार एयरक्राफ्ट की बात भी देख लीजिए। पाकिस्तान की एयरलाइंस का हाल क्या है वो देख लीजिए। बिकने के कगार पर है पाकिस्तान की एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिया लिखा रहता है ना, पिया बहुत जल्दी रूठने वाले हैं, रूठ ही गए हैं बल्कि, समझ लीजिए। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन की तेरी याद सताती है। अब बेचारे ये भी बिक रहा है इनका। हाँ नहीं, ये काफी टाइम से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, को खरीदने को राजी नहीं। हाँ, इनको ये अच्छा है अभी कि भारत की आड़ में बहुत सारे काम अपने गरीबी वाले निपटा सकते हैं। और पता है, एक जमाने में इसका ट्रैक रिकॉर्ड सेफ्टी का आज भी बहुत खराब है। इतना खराब था, इनके प्लेन्स में इतने हादसे होते थे एक जमाने में कि खुद पाकिस्तानी ट्रोल करते थे अपनी एयरलाइन को, कहते थे PIA का फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। नहीं, ये फैक्ट है, ये आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बढ़िया चीज निकाल। नहीं, ये कह रहे थे, पाकिस्तानी कहते थे कि इसका फुल फॉर्म है प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह। एक बार बैठ गए, कुछ नहीं पता भाई कब चले जाएंगे ऊपर। इनका ऐसा, इनके चेयरमैन ने या कोई इनके बड़े फंक्शनरी थे, ये PIA का जेट ले जाते हैं यूरोप और उसको बेच देते हैं। आपको पता है बात? माय गॉड। हाँ, ये खुद जाके बेच देता है, अपनी जेब में पैसा डालता, कह रहा भेज दिया। कह रहा आपने जहाज भेज दिया? क्या हाँ भाई साहब, हमने PIA का जहाज भेज दिया। आपका तो था नहीं। कह रहा नहीं, उसके पास कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, कुछ होगी, उसने जहाज भेज दिया भाई ने। एक इनका मेजर जनरल था जो एम्बेसडर था, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। ये आप जाके, मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स, आपके, अगर मैं गलत बोल रहा हूं इंटरनेट पे बोलिएगा, और कल की शो में बताइएगा मुझे, कल की शो में बताइएगा कि मेजर साहब आपने गलत बात बोली है। एक और बात है तुम्हारी, अरे इन्होंने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी सर अपनी खुद की। ये एक और बात है, ये कौम, ये जज्बे वाली कौम, और इसके बारे में अंतहीन मैं जानता हूं कि आप और बातचीत चाहते हैं इस मुद्दे पर, कल करेंगे, पक्का करेंगे। प्रतिशोध में आज के लिए इतना ही। जय हिंद सर, थैंक यू। इनका